हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो फ्रेंड्स, हमें प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी रूलर हो या लीडर हो अपनी मर्जी से देश को नहीं चला सकता। कुछ बेसिक रूल होते हैं जिनका पालन गवर्नमेंट को और देश में रहने वाले हर नागरिक को करना पड़ता है। तो ये जो रूल और प्रिंसिपल होते हैं कंट्री के, इन्हीं सबको मिलाकर हम उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन के तैयार हो गया तो हम बदलते कंडीशन के साथ से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं। अगर हाँ तो कैसे ला सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर उठ रहे होंगे, और नहीं उठ रहे हैं तो एग्ज़ाम के समय ज़रूर उठेंगे। इससे अच्छा है कि हम इसे पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है साउथ अफ्रीका से। तो पहले क्या था कि साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग रहते थे, ब्लैक, वाइट और कलर्ड। कलर्ड यानी वो लोग जो कि ना ज़्यादा काले थे और ना ज़्यादा गोरे थे। और जो साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम क्या थी, जैसे हमारा इंडिया था उसके ऊपर वाइट लोगों ने राज किया था, ठीक उसी प्रकार से वाइट माइनॉरिटी ने नॉन वाइट पीपल के ऊपर राज किया था। मतलब अफ्रीका में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था कलर के आधार पर। और ये डिस्क्रिमिनेशन कराता कौन था? तो वहाँ की जो वाइट गवर्नमेंट थी ये डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट कर रही थी। और जो नॉन वाइट पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि जो नॉन वाइट पीपल थे उन्हें वाइट्स के एरिया में जाने की परमिशन नहीं थी। रहने की तो बात छोड़ो, वहाँ जाने तक की परमिशन नहीं थी। अगर जाना भी होता था तो उसके लिए उन्हें परमिट चाहिए होता था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका में जितने भी पब्लिक प्लेसेस बने हुए थे वह ब्लैक के लिए अलग थे और वाइट पीपल के लिए अलग थे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि ये जो वाली सीढ़ी है केवल वाइट्स के लिए है, और ये साइड वाली सीढ़ी है वह केवल ब्लैक्स लोगों के लिए है। जैसे कि ये वाली चेयर है वह वाइट्स पीपल ही यहीं बैठ सकते हैं, मतलब यूरोपियन लोग ही इस चेयर पर बैठ सकते हैं। और जो ये वाली चेयर है यहाँ पर केवल नॉन वाइट्स लोग बैठ सकते हैं, मतलब ब्लैक लोग ही इस चेयर पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल थे वो भी वाइट्स के अलग थे और ब्लैक्स के अलग थे। इसी प्रकार से स्कूल भी वाइट्स बच्चों के अलग थे और ब्लैक बच्चों के अलग थे। और साथ साथ जो सिनेमा घर थे वो भी ब्लैक्स और वाइट्स के अलग अलग थे। और साथ में जो टॉयलेट थे वो भी ब्लैक्स के अलग थे और वाइट्स के अलग थे। पर दोस्तों, मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि अलग अलग हैं। मेन प्रॉब्लम ये थी कि वाइट के लिए सारी चीज़ें अच्छी थी, लग्जरी थी, और वहीं ब्लैक्स के लिए सारी चीज़ें पुअर फैसिलिटी की थी। और यहाँ तक कि ब्लैक्स को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। तो ये कलर डिस्क्रिमिनेशन था लोगों के बीच में। इसी को कहा गया था अपार्थाइड सिस्टम। अब जो भी इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में होता था उसे मार दिया जाता था या उसे लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया जाता था। तो जो नेल्सन मंडेला थे उन्हें भी 1964 में जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार वाइट्स लोग ब्लैक पर अत्याचार करते थे, लेकिन जो ब्लैक लोग थे उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार प्रोटेस्ट करते रहे और वाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी राइट के लिए लड़ते रहे। और इस आवाज़ को लीड कौन कर रहा था? एक पार्टी थी जिसका नाम था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों, इन सब ने मिलकर कई सालों तक प्रोटेस्ट किया, जिसका रिजल्ट यह रहा कि जो वाइट गवर्नमेंट थी उसको झुकना पड़ा, क्योंकि वाइट गवर्नमेंट को अंदाज़ा लग चुका था कि जो ब्लैक थे वह हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। तो जो वाइट गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उन्हें रिमूव कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। और जो ब्लैक की पॉलिटिकल पार्टी थी उस पर बैन लगा था, उसे भी हटा दिया गया। अब जो नेल्सन मंडेला थे वह 28 साल बाद जेल से बाहर आए। फाइनली 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिल गई अपार्थाइड सिस्टम से। और जो नेल्सन मंडेला थे वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। अब जैसे ही नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने तो ब्लैक के पास पावर आ गई। अब ब्लैक के पास 2 ही ऑप्शन थे, पहला या तो है वाइट से बदला लें, और दूसरा या तो उन्हें माफ़ कर दें और एक नई युग की शुरुआत करें। और लोगों ने यही किया। तो जो ब्लैक लीडर थे उन्होंने सारे पुराने बातों को भुला दिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो वाइट हो। तो 2 साल की लंबी डिबेट और डिस्कस के बाद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें साउथ अफ्रीका के हर एक सिटीजन के पास समान अधिकार थे। फाइनली आज साउथ अफ्रीका के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें साउथ अफ्रीका के लोग उसे खुशी खुशी मानते हैं। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? तो इससे जानने से पहले हमें यह जान लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री। मतलब जो संविधान होता है वह कई सारे रिटन रूल का कलेक्शन होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो यह एक सिंपल टाइप की बुक है या डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे नियम और कानून लिखे रहते हैं और जिसे देश में रहने वाले सारे सिटीजन को मानना पड़ता है। तो ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन ये तो बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर करता क्या है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है।
तो पहली बात यह है कि इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डाइवर्स ग्रुप। मतलब यह हम सब जानते हैं कि कोई भी कंट्री हो, इसमें डिफरेंट कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि उन लोगों के बीच में भरोसा और सहयोग को बनाए रखता है और एक दूसरे को जोड़े भी रखता है। सेकंड पॉइंट इसमें इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन। मतलब हमें यह बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और किसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की। थर्ड है इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह लोगों के अधिकार को बताती है और गवर्नमेंट की लिमिटेशन क्या है ये भी हमें बताती है। फोर्थ है इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह भी बताता है कि लोगों की क्या एस्पिरेशन है और हमें किस प्रकार की सोसाइटी चाहिए है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन वह इतनी आसानी से बन गया था, बल्कि जो हमारा इंडिया है वो भी साउथ अफ्रीका की तरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी और कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि हमारा कंट्री इंडिया है वह एक डाइवर्स ग्रुप वाली एक बड़ी कंट्री है। मतलब हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और उनकी अलग अलग प्रकार की सोचने की क्षमता है। इसलिए ऐसे में सब लोगों को ध्यान में रखकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना था जिसमें सभी लोग राजी हो जाएं और सब लोग उसे मानने को तैयार हो जाएं। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय हमारे भारत के अंदर अलग अलग रिलीजियस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रोमेटिकल कंडीशन देखने को मिल रही थी। मतलब लोग आपस में बटे हुए थे धर्म के आधार पर। बीच में इतनी ज़्यादा टेंशन बनी हुई थी कि अब समस्या यही थी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसमें धर्मनिरपेक्ष हो और भारत के अंदर जितने भी रिलीजियस हैं उन्हें समान अधिकार मिले। थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने रूरल पे ही छोड़ दिया था कि तुम चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो या फिर अपनी खुद की कंट्री को बना लो। इससे क्या हुआ था कि हमें कई सारे रूलर को मनाना पड़ा था कि वह इंडिया को ज्वाइन कर लें। ये तो हुई इन प्रॉब्लमों की बात जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त फेस करनी पड़ी थी। अब अपन बात करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे था। अब दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्हें पहले से आइडिया था कि हमारे इंडिया के लिए किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट रहेगा, क्योंकि उन्हें सारी सिचुएशन को देखा था जब भारत ब्रिटिश की गुलाम था। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो मोतीलाल नेहरू और उनके 8 कांग्रेस लीडर ने मिलकर 1928 को एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तैयार कर लिया था जिसमें सिटीजन के सारे राइट्स को शामिल किया गया था। तो दोस्तों जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तब भी कुछ लोगों के पास वोटिंग राइट थे, जिससे हमें यह पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे चलती है। तो उनके इस एक्सपीरियंस से हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। इसके अलावा हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी अपनाई थी, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वह ऐसे ही नहीं बनकर तैयार हुआ था, बल्कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की, ताकि हमारे भारत के लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली की। तो ये जो असेंबली थी वह 299 लोगों की एक बॉडी थी जिन्हें देश के अलग अलग जगहों से चुना गया था इलेक्शन के थ्रू। इन्हीं लोगों ने 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया था और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत पे लागू कर दिया गया था। इसलिए हम इंडिया के अंदर 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिकन डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों आपको यह नहीं लगता कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह कई साल पहले बना था, तो क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन को आज की जनरेशन को मानना चाहिए कि नहीं? तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह कंट्री में रहने वाले डिफरेंट लोगों ने बनाया था, जो कि कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस से आते थे। इसका मतलब यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह सबसे डिस्कस करके लोगों की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप ने क्वेश्चन पुटअप किए हैं, और यही चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खास बनाती है। वहीं दूसरी ओर अदर कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार लिखा है, मतलब दोबारा उसे बदला है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह बहुत ही ओरिजिनल वे में बना था। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, जो कि चेयरपर्सन थे ड्राफ्ट कमेटी के। उनके बाद कई सारे डिबेट्स और डिस्कस हुए और 2000 अमेंडमेंट लाए गए, तब जाके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 75-76 साल पहले बना था, इसकी वैल्यू आज भी बरकरार है। हमें आज भी पता चलता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कितने खुश हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों अब देखने वाले हैं कि किसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया था। तो जो गांधी जी थे वह भले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। गांधी जी ने अपनी बुक यंग इंडिया में 1931 में यह बताया था कि उन्हें किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि इनइक्वलिटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और सबको समानता का अधिकार मिले, और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वह भी यही चाहते थे कि इनइक्वलिटी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन
दोनों के व्यू तो सेम थे, बट दोनों के जो रास्ते थे वो टोटली डिफरेंट थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को समझना है तो हमें उससे पहले समझना होगा कि प्रेम्बल क्या होता है। तो जो प्रेम्बल होता है वह एक टाइप का स्टेटमेंट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हमें प्रेम्बल को समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पर बना है। चलिए जानते हैं प्रेम्बल में लिखा क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि प्रेम्बल के अंदर लिखे हुए हैं। चलिए जानते हैं इन सब का मतलब। हमारा पहला पॉइंट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू फॉर्म किया गया है और ये किसी कंट्री या राजा ने नहीं दिया हुआ है। दूसरा है सॉवरन। सॉवरन का मतलब होता है कि जो हमारी इंडिया है वह खुद से डिसीजन ले सकती है, चाहे वो इंटरनल डिसीजन हो चाहे वो एक्सटर्नल डिसीजन हो। थर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो हमारी वेल्थ है वह सारी सोसाइटी मिलकर जनरेट करती है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली होना चाहिए। गवर्नमेंट ओनरशिप को रेगुलेट करेगी जिससे सोशल इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी लोगों के बीच में कम हो। फोर्थ है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है कि जो हमारा भारत है उसमें कोई भी सिटीजन कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, हमारे लिए सारे रिलीजन समान हैं। फिफ्थ है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो हमारे भारत के अंदर हर एक नागरिक के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है और वह अपना रूलर स्वयं चुन सकता है। जो भी सिटीजन के लिए राइट होते हैं उन्हें गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। सिक्स्थ है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होगा वह कैसा होगा, इलेक्टेड होगा, मतलब लोगों द्वारा चुना जाएगा। सेवेंथ है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है कि हमें नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। एट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है कि हमें कंप्लीट फ्रीडम है अपने थॉट्स की, एक्सप्रेशन की और एक्शन की, मतलब हमें पूरी तरह आज़ादी है, हमारी ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाइन्थ है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है कि सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक फील्ड में। और हमारा लास्ट पॉइंट टेंथ है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है कि हमें आपस में भाईचारे के साथ में रहना चाहिए और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो जो ये प्रेम्बल है वह हमें क्या बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब बातों का ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह केवल फिलॉसफी और वैल्यूज़ के बारे में बस नहीं बताता, बल्कि हमें यह भी बताता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसे किए जाते हैं और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर चेंज भी लाया जा सकता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। और ये कब लाया जा सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के अनुसार काम ना करे और साथ में सोसाइटी में कुछ चेंज आ रहे हों या लोगों को परेशानी हो रही हो, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज ला सकते हैं। आई होप आपको यह चैप्टर समझ आ गया हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे ही क्लास 9 की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।